हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स में, जिसमें फिलहाल हम कवर कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन का टॉपिक। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई और उसके अलावा जो है हमारा वियतनाम हो गया, यानी कि इंडो चाइना वाला रीजन जो हो गया, और उसके बाद अफ्रीका, किस तरीके से इन सब जगहों पर प्रोसेस रहा डीकोलोनाइजेशन का। तो आज के सेशन में हम उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद दैट टुडे सेशन, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी प्लस पर कुछ नए बैचेस जो है मंडे से शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। और इन बैचेस में एनरोल करने से क्या होगा कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर होगी इन बैचेस में एनरोल करने से। दीज बैचेस विल हेल्प यू इन योर ऑल ओवर प्रिपरेशन। वहीं अगर आपकी कोई भी क्वारीज हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ साथ मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए हमारे सेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर डिकोलोनाइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में किस तरीके से हुआ वो देखेंगे, वियतनाम के बारे में देखेंगे किस तरीके से डिकोलोनाइजेशन हुआ, और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट अफ्रीका। ये सब टॉपिक्स हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिकोलोनाइजेशन के बारे में। देखिए क्या था डिकोलोनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि कॉलोनियल रूलर्स का यहाँ से रिमूवल कर देना। कहाँ से? जगहों से, जिन टेरिटरीज के ऊपर उन्होंने आकर के अपना कॉलोनियलिज्म कर रखा था, वहां से उनको हटा देना नेटिव पीपल द्वारा। और ये चीज हमें आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़े जो है पेस के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिली। इंडिया का ही अगर एग्जांपल है तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1947 में इंडिया भी जो है हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें इससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के काफी सारे नेशंस ने जो है एशिया और अफ्रीका के काफी ज्यादा एरियाज के ऊपर जो है कैप्चर कर रखा था। कॉलोनियलिज्म उन्होंने अपना यहाँ पर रखा हुआ था। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की ही बात करें तो ब्रिटेन ने जो है इंडिया, बर्मा, सेलोन, मलाय, अफ्रीका के कुछ जगहों पर, और उसके अलावा फिर आइलैंड टेरिटरीज, सिप्रस, हांगकांग, वेस्ट इंडीज, इन सब जगहों पर कर रखा था। फ्रांस ने भी वहीं दूसरी तरफ जो है अफ्रीका में अपना बहुत बड़ा एम्पायर बना रखा था। इंडो चाइना रीजन में, यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया वाले रीजन में इसका बहुत बड़ा कब्जा था। साथ साथ मिडल ईस्ट में भी इनका कब्जा था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है ट्रांस जॉर्डन, पैलेस्टीन और सीरिया वाला एरिया भी अपने कब्जे में ले रखा था। तो नेक्स्ट 30 ईयर्स जो है आफ्टर 1945, उसमें हमें जो है बहुत ज्यादा रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और 1975 तक आते आते ऑलमोस्ट सब जगहों से कॉलोनीज जितनी भी थी सबको इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिल जाती है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर अफ्रीका के अंदर ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, इस ग्रीन वाले एरिया के अंदर जो कब्जा है सारे में, वो किसका है यहाँ पर? वो फ्रांस का कब्जा है। वहीं जो यहाँ पर आपको जो है पिंक वाला रीजन दिख रहा है, इस पे ब्रिटेन का डोमिनेशन है। ब्लू वाले रीजन में बेल्जियम का। इस तरीके से जो है यहाँ पर फिर कुछ हिस्सों में स्पेन का ऊपर। तो इस तरीके से इन सब एरियाज में जो है यहाँ पर कब्जा करा हुआ था, कॉलोनीज बना रखी थी इन लोगों ने बिफोर 1945। आफ्टर 1945 हमें ये देखने को मिला कि काफी ज्यादा जो है डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें यहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? लैटिन अमेरिका की। देखिए क्या है लैटिन अमेरिका, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारा, यूएसए के साउथ में जो रीजन पड़ता है उसको जो है लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है। इस रीजन के अंदर अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील एक ऐसा रीजन है इस एरिया के अंदर जहां पर पोर्चुगीज बोली जाती है। ठीक है। बाकी सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर स्पेनिश ज्यादातर बोली जाती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन जो है इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री से यहाँ पर रिलेट करता है। अगर हम बात करें मैक्सिको वाले रीजन की, तो जो मैक्सिको वाला रीजन था वो स्पेन के अंडर था। ठीक है। मैक्सिको किसके अंडर था? स्पेन के अंडर। और उसके बाद जो है आगे चल करके जो है फ्रांसिस्को डी मॉन्टेजो ने जो है इसके अंदर फर्दर और टेरिटरीज भी जो है अपनी स्पेनिश कॉलोनी की यहाँ पर जोड़ ली थी। इसके बाद ब्राजील वाला जो रीजन था वो किसके अंडर था? वो जो है यहाँ पर पोर्चुगीज कॉलोनी था, बेसिकली पोर्चुगीज के अंडर था ब्राजील यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करते थे पोर्चुगीज? अफ्रीका से जो है स्लेव्स वगैरह लेकर के आते थे और यहाँ पर क्या कराते थे? एग्रीकल्चर वगैरह कराते थे। चिली वाला जो रीजन है वो किसके अंदर था? वो भी स्पेनियार्ड्स के अंदर था। ठीक है। ये सेंटियागो वाले रीजन के अंदर सेटल्ड हो रखे थे। अर्जेंटीना वाला जो रीजन है ये खुद ये भी स्पेनिश कंट्रोल में था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका के अंदर, तो स्पेन और पोर्चुगीज इनका बहुत बड़ा जो है यहाँ पर इनका डोमिनेशन था। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है कब्जा यहाँ पर कर रखा था। अगर आप ये 1800 का यहाँ पर लैटिन अमेरिका का मैप उठा के देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा,
और उसके अलावा पूरा का पूरा मैक्सिको हो गया। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर वेनेजुएला वाला हिस्सा, ये सब रीजन्स जो है यहाँ पर, कोलंबिया वगैरह, इन सब पे, और उसके बाद नीचे चिले आ गया आपका, अर्जेंटीना आ गया। यहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन जितना आपको दिख रहा है, ये किसकी कॉलोनीज है? ये स्पेनिश कॉलोनीज है। वहीं जो यहाँ पे आपको येलो वाला रीजन दिख रहा है, ये किसकी कॉलोनी है? ये ब्राजील, ये पोर्चुगीज की कॉलोनी है। और जो हल्का फुल्का आपको ये थोड़ा सा ये रीजन दिख रहा है येलो वाला, ये है फ्रेंच का। और जो यहाँ पर आपको ये पर्पल दिख रहा है रीजन, ये किसका है? ब्रिटिश और डच का। तो इस तरीके से इन चार पावर्स ने बेसिकली, अगर हम बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा स्पेनिश और पोर्चुगीज का कंट्रोल था, इन लोगों ने पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका को कब्जा इन पे करके रखा हुआ था। और अगर हम 1830 की बात करें तो इस टाइम तक आते आते ऑलमोस्ट सब जगह जो है यहाँ पर लैटिन अमेरिका के अंदर क्या हो गई थी? यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई थी, उनको इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिल गई थी। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को, डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस को ही हम आज के सेशन में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि क्यूबा हो गया, क्यूबा वाला रीजन भी जो है कोलंबस ने 1492 में उसको ढूंढा था यहाँ पर, और इसको भी स्पेनियार्ड्स के अंडर था, स्पेनिश रूल यहाँ पर था बहुत ज्यादा, शुगर प्लांटेशन ये लोग यहाँ पर किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा कोलंबिया की जो है उसको भी कोलंबस ने ही यहाँ पर ढूंढा था, और उसको भी स्पेन ने ही अल्टीमेटली कॉलोनाइज कर लिया था यहाँ पर। तो हुआ क्या जी कि जैसे ही यहाँ पर अपना स्पेनिश कॉलोनीज हुई और पोर्चुगीज कॉलोनीज हुई, इन लोग यहाँ पर जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो है रिवोल्ट्स वगैरह होने शुरू हो गए इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, अगर हम स्पेनिश कॉलोनीज की ही बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है यूनाइटेड फाइट तो नहीं दी स्पेन को, यानी कि मान लीजिए अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला अकेला लड़ रहा था, कोलंबिया अकेला लड़ रहा था, वहां के लोग मतलब। तो इस तरीके से यहाँ पर एक यूनाइटेड फ्रंट हमें देखने को नहीं मिला इन यूरोपियन पावर्स के अगेंस्ट, बट स्टिल दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें हैती की, तो हैती जो है वो 1804 में फ्री करा गया, मैक्सिको और डोमिनिका जो है वो 1821 में करे गए फ्री, और ब्राजील जो है वो 1825 में यहाँ पर फ्री करा गया। काफी सारे सीरीज ऑफ रेबेलियंस जो है हमें देखने को मिलते हैं मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हमें बहुत ज्यादा रेबेलियंस जो है यहाँ पर इनके अगेंस्ट, स्पेनिश और पोर्चुगीज कंट्रोल के अगेंस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा स्पेन के अगेंस्ट। ठीक है, देखिए क्या था कि यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लोग थे यहाँ पर, जो स्पेन के राजा थे, ये भी लगातार इन रेवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए अपने ट्रूप्स वगैरह भेजा करते थे, बट हमेशा ये जो है यहाँ पर फेल हो जाया करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे, रेवोल्यूशनरीज जो थे, वो लगातार इनके खिलाफ जो है अपना एक्शन यहाँ पर करते रहते थे। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला के अंदर जो है फ्रांसिस्को डी मिरांडा, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी है, पैट्रियट है वहां के, एंड इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना मतलब प्रोमिनेंट रोल जो है इनका ही था वेनेजुएला की लिबरेशन के अंदर। हालांकि 1816 में इनको जो है पकड़ दिया जाता है 1816 में, और इनको उसके बाद जो है जेल इम्प्रिजन कर दिया जाता है, और आगे चल करके इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इनका जो अधूरा काम था, ठीक है, फ्रांसिस्को डी मिरांडा का जो आधा काम था, अधूरा काम छूट गया था बीच में, वो किसने आगे पूरा करा? साइमन बॉलीवर ने। ठीक है, साइमन बॉलीवर ने जो है आकर के क्या करा? स्पेनिश फोर्सेस के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी 15 सालों तक तकरीबन, और फाइनली इन्होंने जो है वेनेजुएला को यहाँ पर क्या करा? वेनेजुएला को इंडिपेंडेंट यहाँ पर करा, इंडिपेंडेंस यहाँ पर वेनेजुएला को प्रोवाइड कराई, और देखते ही देखते वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, ये भी देखते ही देखते यहाँ पर फ्री होने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर चल रही थी लगातार, हर जगह पर हमें जो है क्या देखने को मिल रहे थे? स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे थे, रेबेलियंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। ये सब चीजें ऑल ओवर यहाँ पर इन जगहों पर हो रहे थे। किसके अगेंस्ट हो रहा था? स्पेनिश रूल के अगेंस्ट। स्पेनिश रूल के अगेंस्ट जो है इन सब जगहों पर हमें जो है क्या देखने को मिला? लगातार यहाँ पर जो है यहाँ के लीडर्स द्वारा जो है क्या हुआ? हमें चीजें देखने को मिली, और 1823 के अंदर आते आते जो है 1823 तक आते आते वेनेजुएला अल्टीमेटली क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद बात आती है अर्जेंटीना वाले रीजन की। अर्जेंटीना वाले रीजन में जो लीडर थे वो थे जॉस डी सैम मार्टिन। ठीक है, ये यहाँ पर अर्जेंटीना की जो आर्मी है इसको कमांड कर रहे थे, और इन्होंने चिले के साथ, चिले के लिए भी यहाँ पर लड़ा था। ठीक है, और अर्जेंटीना, चिले, प्राग, इन्होंने तीनों जगहों पर जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस यहाँ पर दिलाई थी। ठीक है, इनकी जो हेल्प किसने करी थी? वो साइमन बॉलीवर ने भी इनकी हेल्प करी थी कि जो स्पेनिश ट्रूप्स को हराने में यहाँ पर, और अर्जेंटीना को भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट कराया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना भी जो है क्या हो गया? अर्जेंटीना को भी इंडिपेंडेंस मिल गई, और उसमें जो मेजर रोल था वो किसका था? जॉस डी सैम मार्टिन, इनका जो है यहाँ पर मेजर रोल था। और अगर हम बात करें इस में इनकी जो हेल्प किसने करी? वो करी उनकी सिमोन बॉलीवर ने जो है यहाँ पर इनकी हेल्प करी, और तकरीबन समवेयर अराउंड 1820 जो है यहाँ पर अर्जेंटीना भी जो है क्या हो गया था? इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो गया था। फिर वहीं बात करें ब्राजील की। जब ब्राजील का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो देखिए क्या था कि जब पोर्चुगीज जो है
वो जब नेपोलियन के हाथों हार जाते हैं तो यहाँ पर जो पोर्चुगीज रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्राजील भाग आते हैं। ठीक है, वो जब ब्राजील यहाँ पर आकर के आते हैं तो ब्राजील को वो क्या करते हैं, कॉलोनी से एक स्टेट का दर्जा दे देते हैं कि भाई अब ये हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है और यहाँ पर हम एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे, ये हमारी कोई कॉलोनी अब नहीं है, हम यहाँ पर रूल करेंगे। क्योंकि जो इनकी वहां पर पोर्चुगीज टेरिटरी थी वो वहां पर इनकी नेपोलियन ने इनसे ले ली थी, नेपोलियन ने इनको हरा दिया था वहां पर। खैर जैसे जैसे पोर्चुगल के अंदर जो है सिचुएशंस नॉर्मलाइज होती गई, जैसे जैसे वहाँ चीजें नॉर्मल होती गई, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जो राजा थे वो राजा साहब वापस चले गए और अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ गए, राजा बना करके रेजेंट के तौर पर यहाँ पर छोड़ गए। 1822 में यहाँ के लोगों ने जो है डॉन पेड्रो को जो है क्या करा, यहाँ पे अपना राजा डिक्लेयर कर लिया, एम्परर ऑफ ब्राजील उनको मान लिया, और यहाँ पर इन्होंने तकरीबन तकरीबन हम मान करके चले 1889 तक जो है इन्होंने यहाँ पर रूल करा। आफ्टर हिज डेथ यहाँ पर जो है ब्राजील को 1889 के अंदर रिपब्लिकन बना दिया गया, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बना दी गई। अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने जैसी चीजें बताई हैं तो ये तो बहुत ईजी लग रहा है, भाई रिवोल्ट हुआ, यहाँ पर बात खत्म हो गई, 15-20 साल में इंडिपेंडेंट हो गए, तो इस तरीके से नहीं हुई चीजें। देखिए क्या था कि ऐसा, अब मान लीजिए अगर आपके घर से कोई चोरी करके लेकर के जा रहा है, ठीक है, भले ही वो आपका चोरी का ही माल है, वो आपके घर से कोई चोरी करके लेकर के जा रहा है, तो आप उसको रेजिस्टेंस, उसको डिफेंड तो करोगे, आप उसको रोकोगे तो सही, ठीक है, रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड कराओगे ना, आप उसको रोकोगे उसको ना करने से वो चीज। तो वहां पर ये चीज यूरोपियन कंट्रीज ने भी करी, पोर्चुगीज ने, स्पेनिश ने, इसके अलावा ब्रिटेन ने, इन्होंने भी ये सब चीजें यहाँ पर करी। बट यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि दो पावर्स यहाँ पर अगेंस्ट खड़ी हो गई, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था ब्रिटेन। देखिए जो ब्रिटेन था वो क्या कर चुका था, यहाँ पर अपना लैटिन अमेरिका के अंदर अपनी एक मार्केट ढूंढ चुका था, उसके पास मार्केट आ गई थी यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ जो मुनरो था, जो यहाँ पर यूएसए था, यूएसए में जो आपको तो पता ही है कि वहां पर डेमोक्रेसी वगैरह इन सब चीजों की बात होती थी, खुद वो लोग जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुनरो, उन्होंने बेसिकली एक मुनरो डॉक्ट्रिन करके जो है एक यहाँ पर अपना एक डॉक्ट्रिन निकाला, और यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज को, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको यहाँ पर वार्न करा कि भाई खबरदार, अगर जो तुमने यहाँ पर आकर के नजर देखी, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। तो व्हाट यूएसए बेसिकली डिड इज, यूएसए ने एक बड़े भाई का रोल यहाँ पर प्ले करा, ठीक है। और उस टाइम पे क्या पोर्चुगीज भी इस कंडीशन में नहीं थे, ना स्पेन इस कंडीशन में था कि वो यहाँ पर आकर के ये इनके खिलाफ लड़ाई वगैरह ज्यादा लड़ सके। तो और दूसरा ब्रिटेन यहाँ पर इनके सपोर्ट में था, ब्रिटेन को क्योंकि एक मार्केट मिल चुका था यहाँ पर। तो मुनरो डॉक्ट्रिन जो यहाँ पर लाया गया यूएसए द्वारा, उसने भी यहाँ पर लैटिन अमेरिका को प्रोटेक्ट करने में, इनके रिवोल्ट्स को प्रोटेक्ट करने में यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करी। तो इस तरीके से देखते देखते समवेयर अराउंड 1823 1830 तक आते आते लैटिन अमेरिका भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्या हो चुका था, यहाँ पर डीकोलोनाइज हो चुका था। इस तरीके से चीजें हुई। खैर आगे चल के लैटिन अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, जिसको बड़ा भाई माना उसने काफी ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जैसे कि यूएसए ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इनकी पॉलिटिक्स के अंदर। तो काफी सारी चीजें वो भी हुई, खैर वो लेट इट बी। तो ये था कुछ लैटिन अमेरिका के डीकोलोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, उसके बाद हम वियतनाम और अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि जैसे कि आप सबको पता है कि 2021 का अब जो है एक साल से भी कम का समय हमारे पास बचा है प्रीलिम्स के लिए, वहीं 2022 के लिए भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं आप में से जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अनअकैडमी कुछ बैचेस लेकर के आया है। 2021 की बात करें, 3 बैचेस हैं, बायलैंग्वेज जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स एंड इंग्लिश जीएस बैच कोर्स, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे, ये फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसमें साथ साथ आपको यहाँ पर जो है प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी इन बैचेस में। वहीं दूसरी तरफ 2022 के लिए भी जो है यहाँ पर एक 2 इयर्स का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए, और जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं ये स्पेसिफिकली उनके लिए है यहाँ पर। इसमें क्या है कि इसमें भी आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, साथ साथ आपको जो है पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सब चीजें इसमें भी होंगी यहाँ पर। तो आप जाइए इन बैचेस के अंदर एनरोल करिए। अगर हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो अलग अलग मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ, एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई, दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। ओके, सो अगर बात करें 24 मंथ वाले कोर्स की जिसकी कॉस्ट है 64,000, तो जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो यहाँ पर 10% का आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, और 64,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 57,600 में, यानी कि यहाँ पे आपको तकरीबन 6400 का जो है नेट डिस्काउंट मिल गया हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करने से। तो जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10।
तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वियतनाम की कि वियतनाम में किस तरीके से चीजें हुई और अफ्रीका के अंदर किस तरीके से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ। पहले ये वियतनाम का आपको आपके सामने मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लाओस और वियतनाम दोनों हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है किसका कंट्रोल था 1880s के अंदर, यानी कि द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यहाँ पर फ्रेंच का कंट्रोल था। फ्रांस का यहाँ पर सबसे ज्यादा अपना क्या था, कंट्रोल था। अब होता क्या है आने वाले टाइम में, दूसरी तरफ जो है ईस्ट में, जब फ्रांस जो है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 में जो है इनको थोड़ी सी दिक्कतें वगैरह होती हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से फ्रांस थोड़ा सा डाउन जाने लगता है, इकोनॉमी खत्म हो जाती है भाइयों इन लोगों की, नेशनल डेट इनका बढ़ जाता है, तो दिक्कत यहाँ पर शुरू होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है, जापान, जापान भाई साहब जो है यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, राइज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जापान इस टाइम पे क्या कर रहा होता है कि जापान जो है वो चाइना हो गया हमारा, ठीक है, चाइना वाला रीजन हो गया, जो पूरा का पूरा चाइना में माइक्रोनेशिया वाला रीजन है वो हो गया। इसके अलावा जो अपना वियतनाम है, इन सब एरियाज के अंदर आकर के जापान क्या करता है, वो आकर यहाँ पे अपना कॉलोनाइजेशन इनको करने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वियतनाम के बारे में बात करते हैं। देखिए वियतनाम जो है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसके कंट्रोल में था, फ्रेंच ऑक्यूपेशन था। आगे चल करके वो जापान के कॉलोनियलिज्म की शिकार बना। जापान जो थी एक ऐसी एशियन कंट्री थी जो वेस्ट के कॉलोनाइजेशन से यहाँ पर बची रही। दो रीजन थे जापान के इसके पीछे, एक तो पहला इसकी अपना ज्योग्राफी इसकी, ठीक है। दूसरा रीजन ये था कि जापान ने भी अपने यहाँ क्या करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। जिस तरीके से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसी तरीके से जापान के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ऊपर से यहाँ के लोग, समुराय लोग, तो यहाँ पर जो है बेसिकली इन लोगों ने एक टफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, किसको, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, और अपने आप को कॉलोनाइज होने से बचाया। और ना कि बचाया, खुद एक कॉलोनियल पावर के तौर पर यहाँ पर बन गए, और चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब रीजन्स के ऊपर इन्होंने अपना धीरे धीरे जो है अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान जो है हार जाता है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट होता है, जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, और सारी की सारी उसकी जो पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पर जापान खो देता है, सारी उसकी पोजीशंस यहाँ पर उसके हाथ से चली जाती हैं। और उस दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें एक वियतनाम भी है, वियतनाम में भी उसकी जो पोजीशंस थी वो यहाँ पर चली गई, फ्रेंच के कंट्रोल में आ गई दोबारा से। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंडो चाइना रीजन के अंदर 1945 यहाँ पर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर चल रही होती है, वियतनाम पार्टी यहाँ पर होती है, ठीक है। और उसके जो लीडर होते हैं यहाँ पर हो चिन मिन, वो यहाँ पर अपना क्या करते हैं, मौका देखते हैं कि भाई ये तो अच्छा मौका है, जापान यहाँ से निकल गया है, वो क्या करते हैं, वियतनाम की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं कि वियतनाम जो है अब इंडिपेंडेंट हो गया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम करके उसको नाम यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंच वो देखता है कि भाई जापान तो चला गया, मेरा इस पे कंट्रोल था, वो भी अपनी कोशिश करता है कि मैं दोबारा से इन चीजों को रिस्टोर कर लूं, अपने रूल को दोबारा से। और उसकी मदद यहाँ पर कौन करता है, ब्रिटेन करता है, ठीक है, पहले। उसके बाद जो है आगे चल करके यूएसए उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यूएसए क्यों मदद कर रहा है यहाँ पर, इसको हम ऑलरेडी वियतनाम वॉर के बारे में जब हमने बात करी थी वहां हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया था वियतनाम पार्टी द्वारा, जिसके लीडर थे हो चिन मिन, इनकी हेल्प, ये कौन थे, ये थे कम्युनिस्ट, ठीक है, ये कम्युनिस्ट थे। और इनकी हेल्प कौन कर रहा था, यूएसएसआर। तो ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, यूएसएसआर इनकी हेल्प कर रहा है, ये चीज यूएसए को बर्दाश्त नहीं थी, तो उसने इस कम्युनिज्म को रोकने के लिए यहाँ पर जो है क्या करा, वियतनाम में जो है अपना हेल्प करी जा करके, अपना एड प्रोवाइड कराई फ्रांस को। फ्रांस जो है 1946 तक यहाँ पर लड़ता रहा, यहाँ पर लड़ाई होती रही इनकी, और देखते ही देखते 1954 तक ये सब चीजें चलती रही। और वियतनाम की फोर्सेस ने बहुत कड़ी टक्कर दी यहाँ पर, क्योंकि सोवियत यूनियन उनके पीछे खड़ा था, बड़ा भाई उनका। तो लगातार जो है हो चिन मिन और उनकी फोर्सेस जो है यहाँ पर अपना काम कर रही थी, सोवियत यूनियन की हेल्प और चाइना की हेल्प से। तो देखते ही देखते 1954 तक आते आते क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मी है उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो हार जाती है यहाँ पर। और 1954 के अंदर जो है जुलाई के अंदर एक जेनीवा एग्रीमेंट होता है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, फ्रेंच रूल को वियतनाम से खत्म कर दिया जाता है, और वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस की बात होती है कि भाई चलो इलेक्शंस वगैरह करा लिए जाए, बट यूएसए जो है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, साउथ वियतनाम को हेल्प कर रहा होता है। साउथ वियतनाम जो है वो क्या था, वो यूएसए के कंट्रोल के अंदर था, यहाँ पे जो लीडर्स वगैरह थे इनके, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये लीडर्स जो है यहाँ पर अपना साउथ वियतनाम आर्मी और नॉर्थ वियतनाम आर्मी के अंदर यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, और ये दोनों जो है यहाँ पर अपना लड़ाई कर रहे होते हैं। एक तरफ यूएसए साउथ को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ यूएसएसआर नॉर्थ को सपोर्ट कर रहा है, और देखते ही देखते यहाँ पर ये युद्ध अपना चलता रहता है। 1963 का समय आ जाता है, क्यूबा क्राइसिस हो जाते हैं, कैनेडी की डेथ हो जाती है यूएसए प्रेसिडेंट की। उसके बाद जॉनसन जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बन करके आते हैं, वो क्या करते हैं, 1965 के अंदर आते आते एक थ्योरी देते हैं, ये कि डोमिनो थ्योरी देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई अगर वियतनाम के अंदर
जो है कम्युनिज्म फैल गया तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है इस रीजन के अंदर फैल जाएगा। इस तरीके से ये बात करते हैं यहाँ पर। 1965 के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यूएसए अपने ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स जो है वियतनाम के अंदर भेजता है और नॉर्थ वियतनाम से उसकी लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 1973 तक चलता है। तकरीबन तकरीबन 7 से 8 साल तक ये पूरा का पूरा चलते हैं। वियतनाम वॉर इनको बोला जाता है, जिसके अंदर तकरीबन अगर हम बात करें 58,000 यूएस सोल्जर्स की यहाँ पर डेथ हुई, 3 लाख के करीबन जो है यहाँ पर वनडेड हुए। उसके अलावा वियतनाम की कैजुअलिटीज की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस वियतनाम वॉर के अंदर यूएसए की हर जगह जो है बदनामी हुई बहुत ज्यादा, और यहाँ पर इनफैक्ट इन द यूएसए ओनली यहाँ पर लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करेगी दैट वी शुड लिबरेट एंड फ्री द वियतनाम राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली 1973 के अंदर जाकर के वियतनाम से यूएसए की जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे निकल जाती हैं। जो ये हो चिन मिन थे, इनकी वियतनाम पार्टी जो है यहाँ पर एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पर वियतनाम में स्टैब्लिश हो जाती है और 1976 के अंदर क्या होता है, वियतनाम एक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के तौर पर एक कंट्री यहाँ पर बन जाता है 1976 के अंदर आते आते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वियतनाम की वियतनाम के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं वो कौन है, फ्रेंच, जापान एंड यूएसए। ठीक है, एंड यूएसएसआर, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्टीज जिन्होंने यहाँ पर काम करा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वियतनाम। अब आगे चल करके हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमारे चैनल पर द हिंदू न्यूज एनालिसिस जो है डेली सुबह 7 बजे मेरे द्वारा कराया जा रहा है। 20 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं उसको न्यूज़पेपर को एक आपको एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की। तो आप इस कोर्स को भी जाकर के देख सकते हैं। इसमें भी आपसे क्या जाकर के आप जब देखेंगे तो द हिंदू न्यूज़पेपर समझने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका में क्या हो रहा था, देखिए क्या है इस टाइम पे आते आते क्या हुआ। न्यू इंपीरियलिज्म का जमाना आ गया था। ठीक है, 1881 से 1914 जो हमें देखने को मिला सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इंडस्ट्रियलीज जो है यहाँ पर ग्रोथ कर रहे थे, इन्हें जो है जगहें चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो राइज हुआ इन न्यू इंडस्ट्रियल पावर्स का, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, इन्होंने यहाँ पर क्या करना शुरू करे, कंपटीशन देना शुरू करा पुरानी कंट्रीज को, यूके और फ्रांस को, जो कि ऑलरेडी अपनी कॉलोनीज यहाँ पर बनाए बैठे थे कई जगहों पर। और ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी और इटली ने भी ने क्या करना शुरू करा, कंपटीशन यहाँ पर इन्हें देना शुरू करा। ठीक है, ये हमें देखने को मिला न्यू इंपीरियलिज्म इसको बोलते हैं हम। 1881 से 1914 का जो पीरियड हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसी इंपॉर्टेंट पावर्स थी, इन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो गया कि भाई हमें जो है मार्केट कैप्चर करना है, उनको कॉलोनाइज करना है और वहां से चीप रॉ मटेरियल लेना है और वहां जाकर के अपना माल बेचना है। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, जब तक आपके पास कोई मार्केट नहीं होगी जहां पर आप अपना सामान बेच सकेंगे, उस इंडस्ट्री का फायदा क्या। ठीक है, जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, बेचेंगे नहीं तो वो बिकेगा भी नहीं। तो आपको एक मार्केट चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कच्चा माल नहीं आएगा तो आप मटेरियल कैसे बनाएंगे, फिनिश्ड गुड्स कैसे बनाएंगे, तो यही सब चीजें इन केस में भी थी। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा था कि इन लोगों ने जो है लगातार अफ्रीका की तरफ अपना कूच करा, अफ्रीका की तरफ ये गए, यहाँ पर इन्होंने उसको कैप्चर करने की स्टार्टिंग यहाँ पर हुई। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पर बेल्जियम के जो लियोपार्ड सेकंड है वो यहाँ पर जाते हैं अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका को जाकर के अपना यहाँ के जो राजा वगैरह होते हैं उनसे जाकर के मिलते हैं और एक अफ्रीकन एसोसिएशन बना देते हैं। और बेसिकली वो एक क्या कर रहे थे, एक प्लॉट तैयार कर रहे थे आने वाले टाइम के लिए। ये चीजें जो है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह भी देखते हैं, इनका भी इंटरेस्ट अफ्रीका की तरफ जाता है कि भाई इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा अफ्रीका वाला रीजन आप देखिए, और ऊपर से रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी ध्यान चला जाता है। दूसरी तरफ हो क्या रहा था कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहे थे। ठीक है, अब तक हमने देखा कि जो अफ्रीका के अंदर जो था, इन्होंने क्या कर रखा था, बेसिकली कोस्टल कॉलोनीज अपनी तो स्टैब्लिश कर ही रखी थी। ठीक है, कोस्टल कॉलोनीज तो इनकी ऑलरेडी थी यहाँ पर यूरोपियन पावर्स की। अब इन्होंने जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ तो इन्होंने देखा कि भाई अब हम अंदर इनलैंड भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोस्टल कॉलोनीज किस काम में आ रही थी कि जो कि ये अपना ट्रेड वगैरह करते थे, एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर इनके लिए काम आती थी। ठीक है, मान लीजिए कोई अपना बंदा स्पेन से चला, स्पेन से चलता हुआ आया उसने आकर के रोका कहां पर, अपने आप को कॉन्गो के अंदर आकर के रोका या घाना के अंदर आकर के रोका। इस तरीके से ये काम कोस्टल कॉलोनीज के तौर पर काम कर रहे थे। बट अब अंदर की जो टेरिटरीज थी, जैसे कि अपना हमारा नाइजीरिया वाला एरिया हो गया, अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, तो इधर की तरफ भी इनका जाने का ध्यान बढ़ा कि हम इनलैंड जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। इन एरियाज के अंदर क्या है, मलेरिया की बहुत ज्यादा शिकायत थी और इस टाइम तक आते आते अपना अर्ली 19th सेंचुरी तक यहाँ पर मलेरिया के जो है इनके भी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल गए थे। तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से इन्होंने अफ्रीका की इनलैंड जाना शुरू करा और
यहाँ पर जो है एकदम से जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द विशेस इंडिजिनस पीपल, यानी कि जो वहां के लोग हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं, उसको बिना देखते हुए यहाँ पर इन्होंने आपस में क्या करा, तीनों कंट्री ने, तीनों चारों कंट्रीज ने बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करा 1884 का, जिसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे उनका एक मेजर रोल था। यहाँ पर उन्होंने वो अपना डिस्कशन करा और क्या करा, उस बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 में इन तीनों चारों कंट्रीज ने अफ्रीका को अपने अंडर जो है अपना हिसाब से बांट लिया यहाँ पर। और 1870s की अगर हम बात करें, लेस देन अफ्रीका की जो टेरिटरी है वो लेस देन 10% टेरिटरी जो है वो यूरोप के कंट्रोल में थी। 1914 तक आते आते 90% हो गई वो, ठीक है। अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं तो आपको इससे दिख रहा है, ये हमारे ऑटो वन बिस्मार्क भाई साहब खड़े हैं ये, और ये क्या कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, जिसपे क्या लिखा है, अफ्रीका, ठीक है। इन्होंने आपस में जो बैठ के क्या कर लिया, केक काट लिया और अपना आपस में अफ्रीका को बांट लिया, वहां के लोगों को बिना बताए ही, उनसे बिना पूछे ही, उनकी बिना विशेष के ही। और इसमें स्टैनली करके एक बंदा था, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और लियोपोल्ड सेकंड जो बेल्जियम के किंग थे, उन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा पूरी प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें 1880s की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1880s में सिर्फ इजिप्ट के कंट्रोल, इजिप्ट पे ऑटोमन अंपायर का कंट्रोल था, अल्जीरिया वाले एरिया में फ्रांस का कंट्रोल था, और उसके अलावा जो है मोरक्को वाले एरिया में जो है स्पेन का कंट्रोल था थोड़ा बहुत। इसके बाद 1914 तक आते आते आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, या अगर हम बात करें ब्लू वाला जो आपको यहाँ पर पोर्शन दिख रहा है, ये फ्रांस के कंट्रोल में आ गया पूरा। रेड वाला जो इतना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, ये ग्रेट ब्रिटेन की इन्फ्लुएंस में आ गया। येलो वाले पोर्शन स्पेन के अंदर आ गए, ठीक है, बेल्जियम के अंदर आ गए, पोर्चुगल के अंदर आ गए ग्रीन वाले पोर्शन। इस तरीके से देखते ही देखते पूरे एरिया के अंदर 1914 तक आते, 1914 तक आते आते फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्चुगल, इन सब ने जो है क्या करा, अपना डोमिनेशन यहाँ पर कर लिया, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया अफ्रीका को। अब यहाँ पर ये सब कंडीशंस जो चल रही थी, अब यहाँ से जो है शुरुआत होती है डीकोलोनाइजेशन की। कॉलोनाइजेशन हो गया, अब शुरुआत किसकी होगी, डीकोलोनाइजेशन की। तो जिस दिन से यहाँ पर कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, वहीं से जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है हमें अफ्रीका के अंदर देखने को यहाँ पर मिला। अफ्रीका के लोगों ने यहाँ पर जो है इनको लगातार जो है प्राइमरी रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया 19th सेंचुरी के अंदर, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें कि एक अंपायर थी, मंडी का अंपायर, सामोरी वाले रीजन वेस्ट अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम करा, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया। साथ साथ मुशिशी अंपायर थी लिजोथो के अंदर, उन्होंने एम्परर मेनेलिक सेकंड थे एथोपिया के, उन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करा। और अगर हम बात करें डिकोलोनाइजेशन की अफ्रीका की, तो यहाँ पर ये बेसिकली कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस था, ठीक है। कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे था, ये इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। कल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ये अंपायर था, कॉलोनाइजेशन करा गया था, ये किसके प्रिंसिपल्स के ऊपर किया गया था, रेसिज्म के ऊपर, कि भाई यहाँ पर जो है अपना ब्लैक पीपल रहते हैं और इन्फीरियर्स हैं, ये लोग इन्फीरियर रेसेस हैं, हम वाइट हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रूल करने का अधिकार है, तो इन ओवर द इन्फीरियर रेसेस। तो इस तरीके से यहाँ पर रेसिज्म के प्रिंसिपल पे ये डिकोलोनाइजेशन करा गया था, ठीक है। और एक चीज मानी जाती थी कि भाई कॉलोनियलिज्म जब आएगा या ब्रिटिशर्स जब आएंगे, यानी कि यूरोपियन पावर्स आएंगी, वो क्या करेंगे, आके मॉडर्नाइज करेंगी आपकी कंट्री को, ठीक है। बट मॉडर्नाइज की जगह वो करते क्या थे, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करते थे। अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पर इंडिया के अंदर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, उसमें भी यही बताया गया है कि भाई इन्होंने काम तो हमारी अच्छाई के लिए तो कम किया, हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए तो कम किया, बट उसकी जो यहाँ पर कॉस्ट जाती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी यही चीज बताती है। तो यहाँ पर एक वो चीज हमें देखने को मिलती है। साथ साथ हो क्या रहा था कि जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ रहा था लगातार, क्योंकि ग्रीक के अंदर जो है, एंशियंट ग्रीक के अंदर हमने देखा कि ग्रीक में जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था 1829 के अंदर ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। तो मैसेजेस तो पहुंचते थे इन तक, तो इनको भी यहाँ पर पता चल रही थी चीजें, जो यहाँ के थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जिनकी लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस थी, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि भाई हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये चीज तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि लगातार कॉलोनीज जो है यहाँ पर, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, लगातार इनको क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ इन्होंने ऐसे काम कर दिए जिससे और ज्यादा काम खराब हो गया, जैसे कि इन्होंने 1898 के अंदर ये हट टैक्स लाए, तो उसके खिलाफ यहाँ पर सियरा लियोन में जो है एक रेबेलियन चला कि भाई हट के ऊपर हम टैक्स क्यों दें यहाँ पर। इसी तरीके से एक बैम्बैथा रेबेलियन हुआ नेटल के अंदर 1906 में। तो ये लगातार कल्चर के बेसिस पर थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे जैसे यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर अपना काम कर रही थी, लगातार क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बढ़ रही थी, तो लोगों के आइडियोलॉजिकल बेसिस बढ़ते चले गए, एंटी कॉलोनियलिज्म उनके विचारधारा आती गई, डेमोक्रेसी, इस तरीके के सोशलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स को उनको जानने को मिला।
तो यहाँ पर इन इन सब चीजों ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि इथोपिया के अंदर हो गया हो, यहाँ पर इंडिपेंडेंट अफ्रीकन चर्चेस थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक किटवाला करके मूवमेंट चला सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, और 1915 के अंदर हमें काफी ज्यादा जो रेबेलियंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस्लाम भी था यहाँ पर एक रिलीजन। तो इस्लाम जो है वो क्या कर रहा था, एक यूनिफाइड फोर्स का काम कर रहा था अगेंस्ट द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, ठीक है। ये हमें लिबिया हो गया हमारा और सोमालिया हो गया, इन सब रीजन्स में भी हमें ये चीज देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। इस्लाम एक अपना काम कर रहा था यहाँ पर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर अगर पॉलिटिकल रीजंस की बात करें हम, तो यहाँ पर काफी सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ग्रो कर रही थी, जिसमें काफी सारे एलिट्स लोग थे, ठीक है। और ये जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन ये एमर्ज होकर गया, निकल करके आया ये, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे पार्टीज की अगर हम बात करें तो एक वफ्द पार्टी थी इजिप्ट के अंदर, साथ साथ न्यू डिस्योर पार्टी थी टूनिशिया के अंदर। तो यहाँ पर लगातार ये पार्टीज में अपना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना बनना शुरू कर गई। जैसे कि हम बात करें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि साउथ अफ्रीका में 1912 में फाउंड करी गई। तो इस तरीके से देखते ही देखते जो है यहाँ पर कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है हमें वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जो है हर जगह पर यहाँ पर देखने को मिले। उसके अलावा लोगों ने यहाँ पर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई, पॉलिटिकली कल्चरली इकट्ठे होकर के यहाँ पर इनको जो है कॉलोनियल इनके जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इनके खिलाफ आवाज उठाई। और उसके बाद जो है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें जो है बिल्कुल भी इन यूरोपियन कंट्रीज के फेवर में नहीं थी, जिस वजह से उसके बाद जो है बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमें डीकोलोनाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। और तकरीबन तकरीबन 1970s 80s तक आते आते ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अफ्रीका जो है लिबरेट डीकोलोनाइज हो चुका था, फ्री हो चुका था वो। अब बात करें अगर इसके अंदर इंडिया के रोल की, तो देखिए जो इंडिया का रोल था इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जब 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो उसने उसके बाद क्या कराना शुरू करा, सपोर्ट करना शुरू करा किस चीज का, डीकोलोनाइजेशन का, कि भाई इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, सबको आजाद करो यहाँ पर। तो इन्होंने इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन का यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू करा। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमें सबको पता ही है कि एक लीडरशिप के तौर पर इंटरनेशनल फोरा के अंदर इंडिया ने एक अपना यहाँ पर अपना वर्चस्व यहाँ पर दिखाया, और उसने लगातार अपना जो ओपिनियन था डीकोलोनाइजेशन के फेवर में उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें इंडोनेशिया और अफ्रीका की, तो उसका सिर्फ यहाँ पर एक वोकल सपोर्ट था, ठीक है। बट अगर हम बात करें जैसे कि कोंगो वाला जो रीजन है, इस एरिया के अंदर इंडिया ने अपने ट्रूप्स भी भेजे। हमने जब कोंगो के अंदर क्राइसिस हुए 1960s के अंदर, उस टाइम पर हमने यहाँ पर इनको अपना मिलिट्री एड भी प्रोवाइड कराई। साथ साथ अगर हम बात करें जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस थी उसके अंदर भी जो डिफरेंट पार्ट्स थे अफ्रीका के अंदर, वहां भी इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो पूरा का पूरा अगर हम बात करें अफ्रीका के डिकोलोनाइजेशन में, उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल था यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन एंड दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ आवर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज यहाँ पर हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज पूरी खत्म हो जाती है। हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्टिंग करी थी वो यहाँ पर हमने तकरीबन हमारे 30-35 लेक्चर्स इस पूरी सीरीज के अंदर हुए। हमने उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करा। हमने जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म से बात करी थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर हुई। रेनाइसा के बारे में पहले हमने बात करी, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब चीजें हमने पूरा का पूरा इनको कवर करे। वर्ल्ड वॉर्स को डिटेल में कवर करा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सब चीजों को कवर करके अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा डीकोलोनाइजेशन के साथ जो है हमारा यहाँ पर खत्म होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट करा इस सीरीज में। जल्दी हम एक नई सीरीज भी हिस्ट्री के लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हिस्ट्री थ्रू मैप्स, हम मैप्स के थ्रू हिस्ट्री को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। So thank you for watching this session. Goodbye, good luck and take care.